हेलो दोस्तों, चीन भारतीय क्षेत्रों को अपने मन के हिसाब से यानी कि मनगढ़ंत नाम देता रहा है। कुछ क्षेत्रों पर बेबुनियादी कथाओं के माध्यम से वो दावा भी करता रहा है। अब अरुणाचल प्रदेश में स्थित भारत के 27 नामों से जुड़ा हुआ आज का हमारा ये एपिसोड है। दरअसल भारत ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में स्थित 27 ऐसी जगहें हैं जिनको कि एक स्टैंडर्ड नाम प्रदान कर दिया है। आधिकारिक भारतीय मानचित्र पर अब वही नाम दर्ज होंगे। अब ये स्टैंडर्ड जो नाम है या मानक नाम है, इन भारतीय नामों से चिन्हित किए जाने के माध्यम से चीन को एक संदेश भी दिया गया है। एक कूटनीतिक संदेश ये दिया गया है कि किसी भी जगह की जो भौगोलिक स्थिति है उसको सिर्फ नाम देने से या नाम बार बार बदलने से चीन की जो मंशा है उस मंशा को हम सिरे से नकारते हैं और अकाट्य वास्तविकता को बदला नहीं जा सकता है। इस बात को भारत ने स्पष्ट कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित 27 नामों को स्थानीय रूप से जो नाम थे उसके इतर जाते हुए एक मानक या स्टैंडर्ड नाम, अब वही नाम आपको हर जगह दिखाई देंगे। तो भारतीय मानचित्र पर ये नाम दर्ज हुए हैं। इसी के संदर्भ में आज हम बातचीत करेंगे। हम जानेंगे कि कौन कौन से वो जो 27 नाम हैं, उन नामों में कुछ ऐतिहासिक महत्व के भी हैं, कुछ ऐसे हैं जिनका कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। तो सारी चीजों पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो चलिए 27 जगहों के नाम भारत ने दर्ज किए और चीन को जो जवाब दिया है उसके विषय में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्रीडम सेल, और इस फ्रीडम सेल के अंतर्गत आपको 11 से लेकर 16 अगस्त तक आपको सभी जितने भी हमारे स्टेट पीसीएस के ऑनलाइन कोर्सेज हैं उस पर 50% तक की छूट मिल रही है। अब इस छूट का लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो देखिए, सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप यहां तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में किसी भी स्टेट पीसीएस से संबंधित अगर कोर्स के विषय में कोई क्वेरी हो तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर भी, जो कि यहां पर आपको दिख रहा है 8750187501 पर। किसी कोर्स के विषय में विस्तार से जानना चाहते हैं तो दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप में जिस भी स्टेट पीसीएस या अन्य कोर्सेज के बारे में आप जानना चाहते हैं उसके विषय में उस कोर्स को सर्च करके आप जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं खबर पर। तो खबर हमारी यही है कि आधिकारिक जो मानचित्र है उस पर भारत ने 27 ऐसे स्थानों को आधिकारिक पहचान दी है, यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया के आधिकारिक नक्शे पर मानक भारतीय नामों के साथ अब वो जगहें दर्ज हो गई हैं। अब अरुणाचल प्रदेश के वो 27 स्थान कौन से हैं उस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इन स्थानों की अगर बात करेंगे तो इन स्थानों में कुछ भूमि भी है, इन स्थानों में कुछ दर्रे भी हैं, इन स्थानों में एक झील भी है, इन स्थानों में स्मारक भी हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर 27 स्थान है। और गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर यह कहा है कि इसके पीछे का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि हम इन स्थानों की सटीक पहचान चाहते हैं, आम जनता को भी जागरूक करना चाहते हैं, ताकि आम जन के बीच में भी ये भाव रहे कि इन स्थानों का भारत से अटूट संबंध है। ठीक, तो प्रशासनिक और भौगोलिक पुष्टि इस आधिकारिक मानचित्र यानी सर्वे ऑफ इंडिया के आधिकारिक नक्शे पर इन स्थानों को सूचीबद्ध करते हुए दिया गया है। ठीक, अब देखिए, इन स्थानों की अगर हम श्रेणी को डिवाइड कर लें तो देखिए, पहली श्रेणी हमारी होगी ऐतिहासिक। ऐसे स्थान, जो दो ऐतिहासिक स्थानों की यहां पर बात की जा रही है, जो 1959 में जो भारत और चीन के बीच सीमा विवाद की शुरुआत होती है वहां पर, और 1962 में जो संघर्ष हुआ उससे जुड़े जो युद्ध क्षेत्र हैं। यहां पर जैसे दो नाम आपको दिख रहे हैं लोंगजू और थागला। तो इसकी चर्चा हम करेंगे, लोंगजू और थांगला की बात करेंगे, साथ साथ ये ऐतिहासिक श्रेणी में आएगा। सामरिक दर्रों के अंतर्गत भी ऊंचाई पर स्थित जो चेक पॉइंट्स हैं, और उसमें कुछ ऐसे दर्रे हैं, दर्रे का मतलब दो पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है जो रास्ता प्रदान करते हैं। ठीक, तो ये सामरिक दर्रे हैं। सामरिक दर्रों का मतलब कि जिसकी इंपॉर्टेंस, रणनीतिक दर्रे या सामरिक दर्रे मतलब सैन्य सुरक्षा के लिहाज से, सीमा निगरानी के लिहाज से जिनका इंपॉर्टेंस होता है। ठीक, इसके अलावा कुछ ऐसी जगह है जो लॉजिस्टिक सेंटर के रूप में काम करती है, वहां पर लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में वो काम करते हैं। तो इसमें जयरामपुर की चर्चा हम करेंगे। साथ साथ इसमें नागरिक और सांस्कृतिक स्थल भी हैं, जैसे कि कुछ गांव हैं, कुछ झीलें हैं, कुछ स्मारक हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो इन 27 स्थानों में ये चारों श्रेणी के आपको स्थान दिखाई देंगे। अब कौन कौन से स्थान हैं एक एक करके जरा सा उसकी चर्चा करते हैं। पहले ऐतिहासिक फ्लैश पॉइंट की हम बात कर रहे थे। ऐतिहासिक रूप से जैसे दो नाम आपको दिख रहे हैं, एक पहला दिख रहा है लोंगजू और दूसरा दिख रहा है थागला। ठीक, तो लोंगजू और थागला की बात कर लेते हैं। लोंगजू की बात करेंगे तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी के पास ये स्थित है, और 1959 में 1959 में भारत और चीन के बीच में जो शुरुआती सीमा विवाद के कुछ सेंटर्स थे उनमें
लोंगजू जो है वो भी एक केंद्र के रूप में जाना जाता है। ठीक, तो अब इसको भी भारत ने क्या किया है, इसका नामकरण इसी नाम से, एक स्टैंडर्ड नाम से ये दर्ज होगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ जगहों का नाम अलग अलग जो दस्तावेज होते हैं उसमें अलग अलग होता है, जिसकी वजह से उसकी पहचान को लेकर एक संकट बना रहता है। तो जब एक ही नाम होगा और लोगों को भी उसी नाम से सरोकार कराते हुए जागरूक किया जाएगा कि आप अगर किसी अन्य नाम से संबोधन करते हैं तो इसी नाम को ज्यादा से ज्यादा उच्चारण करिए, इस नाम को उच्चारण न भी करिए तो जानते रहिए कि इसका स्टैंडर्ड नाम ये है, भले स्थानीय रूप से आप उसको ये बुला रहे हो। ठीक, तो लोंगजू एलएसी के पास स्थित है। 1959 में भारत और चीन के शुरुआती जो सीमा विवाद में कुछ जो केंद्र थे उन सेंटर्स में से एक है। दूसरा आपको यहां पर दिखाई दे रहा है थागला। थागला की भी बात कर लेंगे। थागला की बात हम क्यों कर रहे हैं कि कोई थागला रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण एक दर्रा भी है, और साथ साथ 1962 में जो भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था तो शुरुआती लड़ाइयों में से एक सेंटर के रूप में थागला को भी जाना जाता है। अब बात यहां रणनीतिक शब्द की भी आती है। कई बार यह शब्द आपके सामने आता होगा तो आपको परेशान करता होगा कि यह रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक क्या होता है। रणनीतिक का मतलब यह हुआ कि जिसका सैन्य सुरक्षा के लिहाज से भी इंपॉर्टेंस हो, जिसका सीमा पर निगरानी रखने के लिहाज से भी वो जगह इंपॉर्टेंट हो, जो सैनिकों की आवाजाही के लिए, परिवहन के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, इन सारे दृष्टिकोण से जो जगह इंपॉर्टेंट होती है तो उसको हम कहते हैं कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। यानी कि युद्ध भूमि में बढ़त हासिल करने के लिए, रण में नीति को प्रबल बनाने के लिए जो जगह इंपॉर्टेंट होता है उसको रणनीतिक कहते हैं। तो इसलिए सैन्य सुरक्षा, सीमा निगरानी, राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से, सैनिकों की आवाजाही, परिवहन के दृष्टिकोण से जो जगह इंपॉर्टेंट हो तो थागला उस तरह से इंपॉर्टेंट स्थल भी है। ये दो स्थान हो गए, इनके नाम दर्ज हो गए। अगली श्रेणी हमारी है सामरिक ऊंचाई वाले, यानी कि हाई एल्टीट्यूड जो पासेस हैं, जो कि ऊंचाई पर स्थित दर्रे हैं। इन दर्रों की अगर हम बात कर लें तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है बीसा नाम। ठीक, बीसा की अब बात कर ले तो ये भी ऊंचाई पर स्थित एक दर्रा है, यानी कि दर्रे मतलब पहाड़ के बीच में जो रास्ता बनता है। तो ये क्या है, बीसा बेसिकली एक गांव है। ठीक, रणनीतिक रूप से इसका भी इंपॉर्टेंस है। रणनीतिक क्या है वो आपको बताया ही गया, उच्च ऊंचाई वाला पर्वतीय दर्रा है। इसके अलावा कुछ अन्य दर्रे भी हैं, जैसे जोला, जिसमें कि ड साइलेंट है, जोला इसको बोलते हैं। ठीक ना, तो ये भी आता है डजोला। ठीक, ये भी एक प्रमुख निगरानी बिंदु के तौर पर जाना जाता है। यानी ऊंचाई पर जो दर्रे होते हैं वो सिर्फ दर्रे ही नहीं होते हैं बल्कि निगरानी रखने में भी काम आते हैं। वहां पर सैनिकों की उपस्थिति क्या कर सकती है। अब जो हम कह सकते हैं कि जो गैर गतिविधियां हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से दूसरे देशों के लोग अगर घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं या कोई ऐसी गैर कानूनी गतिविधियां वहां चल रही है तो उस पर निगरानी भी रखा जा सकता है। इसके अलावा रिजाला, रिजाला भी एक उच्च स्तरीय पारगमन बिंदु के तौर पर जाना जाता है। तो ये सभी जगह क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये दर्रे इंपॉर्टेंट है अपनी स्थिति के कारण। इसी तरह से आप रिजाला के अलावा पुकुरला, पुकुरला के अलावा ये सब क्या है, रिजाला और पुकुरला, जोला और बिसा, ये ऊंचाई पर स्थित दर्रे हैं, यानी कि हाई एल्टीट्यूड पासेस हैं। अब इनके भी नाम क्या होंगे, आधिकारिक रूप से यही नाम दर्ज होंगे, हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि भारत ने एक स्ट्रांग मैसेज दिया है। अब इसका नामकरण अपने हिसाब से चीन कर देगा तो इसका यह मतलब थोड़ी होगा कि यह चीन का हिस्सा हो गया। ठीक, तीसरी श्रेणी की बात करते हैं। तीसरी और चौथी श्रेणी हमारी है जिसमें कि कुछ लॉजिस्टिक्स केंद्र हैं, कुछ जीवन और स्मृति से जुड़े हुए स्थान हैं। लॉजिस्टिक्स केंद्र का मतलब हुआ सैनिकों को सामान पहुंचाने के लिए भोजन, ईंधन हो गया, हथियार हो गया, इक्विपमेंट यानी उपकरण हो गए, सैनिकों के आवागमन से संबंधित चीजें हो गई, तो उसके एक सेंटर के रूप में ये सारे सामान रखे जाने के केंद्र के रूप में, तो लॉजिस्टिक्स केंद्र के रूप में अगर हम बात करें तो जयरामपुर की हम बात यहां पर कर सकते हैं। ठीक, जयरामपुर की अगर बात करें तो चांगलांग जिले का ही एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स केंद्र है और पूर्वी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार सीमा तक जो जाने वाला रास्ता है उस मार्ग के लिए एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में जाना जाता है। तो चांगलांग जिले का महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स केंद्र है, पूर्वी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की ओर जाने वाले सैन्य नागरिक मार्ग के लिए एक लाइफ लाइन की तरह इसको जाना जाता है। तो इसका भी आधिकारिक नाम दर्ज है, यानी कि यह भी भारत ने मजबूती से कहा है कि इस पर भी आप निगाह मत डालिए, भारत का अभिन्न हिस्सा है। सांभो सरोवर एक लेक की बात की जा रही है जो काफी ऊंचाई पर स्थित एक महत्वपूर्ण झील है। यह भी इस नाम में 27 नामों में शामिल है। तो ये माजा यानी कि अपर सुबनसिरी जिले में लोंगजू के पास स्थित एक रणनीतिक गांव है। इसके अलावा स्मारक और कुछ अन्य बस्तियां भी हैं जिसमें कि आप जसवंतगढ़ देख रहे हैं, शेरे थापा मेमोरियल देख रहे हैं, और इसमें तमाम छोटे छोटे अन्य स्थल भी हैं जिसमें बड़ा छोटा कुंडुन, बड़ा छोटा रोजुक, धनबाड़ी, प्रीतिनगर, तेराती नगर, रामनगर, सागर, पद्मा, ज्योति नगर, बैसाखी, शिवाजी नगर, सुंदपुरा और
कमलांग नगर और बुद्ध मंदिर शामिल है, ठीक है ना। तो ये सब स्थान है। इसमें जो आपको स्मारक के तौर पर दिखाई दे रहा है जसवंतगढ़ स्मारक, बेसिकली जसवंत सिंह रावत के नाम पर बना हुआ स्मारक है, जो कि 1962 में भारत चीन युद्ध जो हुआ था उसमें एक शहीद हुए सैनिक थे, तो उनके नाम पर यह स्मारक भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारी जो आपको नाम दर्ज करने की ये जो गतिविधि है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, अब उस पर बात कर लें। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर यह स्पष्ट किया है कि इसके पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि एक तो इन जगहों की एक सटीक पहचान हो, यानी कि स्थानीय नाम, अलग अलग दस्तावेजों में अलग नाम, ये सब दुविधा दूर हो जाए। और इसकी सटीक पहचान का मतलब सीमांत स्थानों में उनकी पहचान की कहां पर ये स्थित है और यही इनका स्टैंडर्ड नाम है, दस्तावेज में नाम में कोई हेरफेर ना हो। तो एक तो सटीक पहचान, दूसरा है कि लोगों में भी जागरूकता हो कि ऐतिहासिक और रणनीतिक स्थान जो है वो आम नागरिक भी जाने कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है अपनी कंट्री के लिए, इसका क्या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रहा है, आगे आने वाले समय के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। तो जन जागरूकता भी इसका एक उद्देश्य है। फिर दावों का खंडन, यानी कि इसके माध्यम से उद्देश्य ये भी है कि जो चीन बार बार दावा करता है, नाम अपने हिसाब से रख के अपने यहां पर दर्शाने की कोशिश करता है, उसका भी खंडन है। मान लीजिए चीन में किसी स्थित जगह का नाम हम अपने हिसाब से रख दे, तो इसका ये मतलब तो हुआ नहीं कि वो जगह हमारी हो गई। तो यही बात है कि दावों का खंडन करना भी, एक कूटनीतिक संदेश देना भी इसका उद्देश्य है कि विदेशी और काल्पनिक नामकरण के प्रयासों को संस्थागत रूप से विफल कर दिया जाए। जब हमारे आधिकारिक वेबसाइट्स में, हमारे आधिकारिक दस्तावेजों में ये स्टैंडर्ड नाम दर्ज होंगे तो हम वैश्विक पटल पर भी इस बात को मजबूती से रख सकेंगे। तो ये एक तो गृह मंत्रालय ने स्पष्ट इसका उद्देश्य जाहिर किया है। और ये कदम क्यों महत्वपूर्ण है, तो कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सारे स्थान हमारे रणनीतिक रूप से इंपॉर्टेंट हैं और रणनीतिक सुरक्षा यानी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के लिहाज से इन स्थानों पर हमारी दावेदारी, हमारी संप्रभुता, इन सारी चीजों का अक्षुण्ण रखना हमारे देश का कर्तव्य है। तो इन स्थानों की रणनीतिक सुरक्षा के लिहाज से, क्षेत्रीय संप्रभुता के लिहाज से और एक कूटनीतिक यानी डिप्लोमेटिक हम कह सकते हैं सिग्नलिंग भी की गई है, एक कूटनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई है कि भारत में स्थित वो स्थान जिस पर सिर्फ नामकरण करके उसको अपने अंडर में समझने की भूल कोई भी पड़ोसी मुल्क ना करे। भारत अपनी संप्रभुता से किसी प्रकार का समझौता नहीं कर सकता है। और साथ साथ चाइना ने जो हम कह सकते हैं नेमिंग पॉलिसी एक बना रखी थी, नाम बदल बदल के अपने हम कह सकते हैं मानचित्र में दर्शाने की जो पॉलिसी है, तो चाइना की नेमिंग पॉलिसी का एक स्ट्रेटेजिक जवाब भी इसको कहा जा सकता है और सीमा क्षेत्रों की स्पष्ट पहचान के तौर पे भी इस कदम को देखा जा सकता है। चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ और इसका जवाब दीजिए आप। हांगला का भारत चीन संबंधों के संदर्भ में क्या महत्व है? विकल्प आपके सामने है। यहां 1962 के युद्ध की शुरुआती लड़ाइयों में से एक हुई थी। बी है यह भारत चीन व्यापार का प्रमुख बंदरगाह है। सी है यहाँ दोनों देशों के बीच सीमा समझौता हुआ था। या डी यह भारत चीन के बीच एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो इसका सही जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और ध्यान रखिए 11 से 16 अगस्त तक हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आप उठा सकते हैं 50% तक की छूट। इस छूट का लाभ भी उठाइए, लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर पाए तो कर लीजिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।